हेलो नमस्कार प्यारे कक्षी विद्यार्थियों। गुरुवाणी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो अपन ने शुरू कर रखा था गुरुवाणी कॉम्बो बैच, और गुरुवाणी कॉम्बो बैच में अपने 3 सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। मतलब दो दो क्लासेस आपको डेमो के रूप में मिल गई थी। कौन कौन थी? पहली सब्जेक्ट आपकी थी फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसकी 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई है डेमो के रूप में, ठीक है। दूसरी जो अपनी क्लासेस रही थी वो है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, और तीसरी क्लास जो अपनी सब्जेक्ट थी फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, इसकी क्लासेस कल अपलोड कर दी गई है दोनों डेमो के रूप में। आज अपन नई क्लासेस यानी कि नई सब्जेक्ट है इसको स्टार्ट करने वाले हैं, और नई सब्जेक्ट का नाम आपका क्या है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग है, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। इस सब्जेक्ट के बारे में अपन कवर करेंगे सारी चीजें, और टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज अपन चलेंगे, और सिलेबस के अलावा अननेसेसरी जो चीजें हैं वो बिल्कुल अपन नहीं पढ़ेंगे। तो एक बार आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके इस क्लास को अपने सभी ग्रुप्स के अंदर डाल दें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर से हैं वो भी इस क्लास को देख सके। ठीक है, इतना सा काम करो, फिर चलते हैं अपना आगे। करो। देखिएगा, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, और साथ में ये सब्जेक्ट अपन को क्या कहना चाह रही है ये भी तो पता होना अपन को। तो देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं खेती पर आधारित आजीविका, खेती पर आधारित आजीविका प्रणाली। देखो, खेती पर आधारित आजीविका प्रणाली, इसको देख के, इस वर्ड को देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये सब्जेक्ट आपको क्या कहना चाह रही है। अगर नहीं आया है तो अब देखना, मार्कर चेंज करते हैं। अब देखो, ये बोलना चाह रही है आपको कि खेती पर कौन कौन सी ऐसी आधारित प्रणालियां हैं जो कि आजीविका का क्या होती है, स्रोत होती है। समझे कुछ? मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ग्रामीण जो इलाके के जितने भी किसान भाई है या फार्मर्स है उनके रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट अपन मान सकते हैं। ये सीधा सीधा बोलना चाह रही है कि खेती पर ऐसी कौन कौन सी अपन प्रणालियां अपनाते हैं जो कि आजीविका का साधन है। जैसे मैं बात करूं तो खेत में अपन जो क्रॉप वगैरह है वो भी उगाते हैं। किसान जो है वो फसल वगैरह उगाता है, तो वो क्या है, किसान के लिए इनकम का सोर्स है कि नहीं है। मतलब किसान की क्या है, वो आजीविका है, उसके सहारे ही तो किसान का जीवन यापन हो रहा है। तो इसी चीजों के बारे में अपन, इन्हीं चीजों के बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट में, किसमें, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में, कि ये किस प्रकार से अपना योगदान देती है एग्रीकल्चर के अंदर। ये सारी चीजें आज अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो भारतीय जनसंख्या है वो कितने परसेंट कृषि पर निर्भर है। मतलब जो भारत की जनसंख्या है वो कितने परसेंट ऐसा अपना एरिया है एग्रीकल्चर का जिस पर डिपेंडेंसी है उनकी, कितने परसेंट जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, बताओ। देखें, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किस पर? कृषि पर निर्भर है। बताओ, देखे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ये बताना है आपको। तो सबको पता है आपको कि 70% जनसंख्या है वो अपनी किस पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। जब 70% जनसंख्या खेती पर निर्भर है, मतलब 70% जो जनसंख्या है उनका पेट भरण है या लालन पालन अपने खेती से हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट क्यों इंपोर्टेंट नहीं है अपने लिए, ये बताओ आप भाई। ये सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्यों है अपने लिए? क्योंकि इसके अंतर्गत अपन क्या देखने वाले हैं, खेती के आधार पर जो आजीविका प्रणाली है वो देखेंगे कि खेती किस प्रकार से अपने जीवन यापन में योगदान देती है बेटा। ठीक है, समझ गए ना? टाइटल समझ में आना चाहिए आपको, फिर उसके बाद में तो आप खुद अपने आप बोलोगे कि सर हमें समझ में आ गया कि टाइटल, ये सब्जेक्ट हमें ये कहना चाहती है, इसके रिगार्डिंग अपन को ये पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस पे ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। अब देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये आजीविका का जो प्रणाली है ये कहाँ कहाँ से किसानों को उपलब्ध होती है। जैसे जिसको अपन बोलते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स बोल दो या
घटक बोल दो या तत्व बोल दो। देखो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो किसान को आय कहां कहां से प्राप्त होती है वो देखेंगे अपन। कंपोनेंट्स का मतलब किसान को आय कहां कहां से प्राप्त होती है। पहले मैं बात करूं तो सबसे जो मेजर अपने आय प्राप्त होती है बेटा, वो किसान ज्यादातर क्या करते हैं, क्रॉप मार्कर आज क्रॉप प्रोडक्शन करता है। मतलब फसल का उत्पादन करता है कि नहीं करता, कि सर बिल्कुल करता है। एक किसान फसल का उत्पादन करेगा सबसे पहले तो उसका पहला यानी कि मुख्य आय का स्रोत क्या होगा, मुख्य आय का स्रोत ये क्या होगा, ये उसके लिए फसल को उत्पादित करना होगा। होगा कि नहीं होगा, कि सर बिल्कुल होगा, क्योंकि किसान सबसे पहला स्टेप यही चुनता है कि वो फसल को उत्पादित करे और उनसे पैसे कमाए, यानी कि अपना जीवन यापन करे। ठीक है कि नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या करता है, अब किसान सोचता है कि मैं फसल उत्पादन तो कर रहा हूं, अब इनसे जो भी चारा मिलेगा मेरे को, क्यों ना मैं पशुपालन भी कर लूं, भाई गाय भैंस पाल लूं घर पे ही। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी अपन को चारा मिलेगा वो मैं खेती इनको डालूंगा, मैं बात करें तो पशुओं को डालूंगा, और पशुओं से जो मेरे को गोबर मिलेगा, खाद मिलेगी, उनको मैं फिर से फसलों के अंतर्गत उपयोग कर दूंगा। ठीक है। तो किसान क्या करेगा, लाइव स्टॉक भी करेगा। लाइव स्टॉक मतलब पशु पालन भी करेगा बेटा। करेगा कि नहीं करेगा। अरे आप सभी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, फार्मर बैकग्राउंड से हो, आप जानते हो इन चीजों को, तो ज्यादा अब आपके लिए डिफिकल्ट चीजें नहीं है ये। और ये सब्जेक्ट क्या कहना चाह रही है, अगर ये समझ गए ना बेटा, तो आगे की पूरी रामायण कथा आप पूरी समझ जाओगे इस सब्जेक्ट की। इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की, अगर ये टाइटल आपको समझ में आ गया तो। ठीक है। तो देखो लाइव स्टॉक करता है किसान, पशुपालन करता है। इससे क्या होता है, किसान को मिल्क प्रोडक्शन होता है, भाई दूध उत्पादन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, FYM वगैरह खाद वगैरह मिलेगी, गोबर की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सर बिल्कुल मिलेगी। फिर किसान क्या करता है, किसान सोचता है, कोई कोई किसान होते हैं ना जो पोल्ट्री फार्म लगाते हैं ना, पोल्ट्री फार्म मतलब कुक्कुट पालन बोलते हैं या इसको मुर्गी पालन भी बोलते हैं। मुर्गी पालन करते हैं कि नहीं करते, बहुत सारे किसानों को देखा होगा आपने। तो इससे क्या प्राप्त होता है अपन को एक तो मुर्गियां प्राप्त होती है, और मुर्गियों से मांस वगैरह ये प्राप्त होते हैं, साथ में अंडा अपन को प्राप्त होता है कि नहीं होता, सर बिल्कुल होता है, अंडा उत्पादन होता है। उसी के साथ साथ और क्या कर सकता है किसान, देखो एक आपने सुना होगा एपीकल्चर। कुछ कुछ किसान ऐसे होते हैं जो मधुमक्खी पालन भी करते हैं, मधुमक्खी पालन भी करते हैं, शहद का उत्पादन करते हैं। किसका, शहद का। तो मधुमक्खी पालन में क्या करेंगे अपन, शहद उत्पादन करेंगे। शहद उत्पादन करेंगे और साथ में जो पोलिनेशन की क्रिया होती है ना, परागण, आपने सुना होगा 80% परागण फसलों में किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है। ठीक है। तो किसान अगर मधुमक्खी पालन करेगा तो शहद उत्पादन होगा, परागण की क्रिया में भी सहायक होगी मधुमक्खियां। उसी के अनुसार मैं बात करूं तो डेयरी, अगर कोई किसान अपने गांव के अंदर डेयरी लगाता है, मतलब डेयरी का बिजनेस शुरू करता है, तो यहाँ पे सीधा सा लिख लो दूध का बिजनेस, दूध का बिजनेस, है ना। तो ये क्या है, आपके घटक है, तत्व है, कंपोनेंट्स है। इनकी सहायता से किसानों को आय मिलती है बेसिकली, अपन बात करें तो। ठीक है। अगर यही नहीं होंगे ना तो किसानों को कृषि से आय कहां से मिलेगी भाई। किसान सबसे मेजर जो उसका इनकम का सोर्स होता है वो ये वाला होता है, क्रॉप प्रोडक्शन वाला, फसल उत्पादन। किसान ज्यादातर फसल उत्पादन करते हैं तो उनसे आय मिलती है, और जो आय मिलती है उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट आगे की स्टेप में किसान पशुपालन को ज्यादातर अपनाते हैं। पशुपालन से उनको मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है, और साथ में गोबर की खाद वगैरह मिल जाती है, जिनको ये कहाँ अप्लाई कर सकता है, इस फसल के अंदर अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है कोई कोई किसान अपने पोल्ट्री फार्म भी लगाते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं, जिनसे उनको मुर्गियां उपलब्ध होती है, साथ में अंडा उत्पादन करते हैं, फिर बाद में उनको बेच दिया जाता है। नेक्स्ट है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन करते हैं, जो शहद का उत्पादन होता है, उससे परागण की क्रिया होती है। कोई कोई किसान ऐसे भी होते हैं, अपने गाँव में देखा होगा, डेयरी तो देखी होगी, तो डेयरी के अंदर जो डेयरी वाला होता है उसका क्या है, खुद का दूध का बिजनेस है, ये समझो आप तो ये क्या है, आपके कंपोनेंट्स है किसके, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के। खेती के अंदर जो आजीविका प्रणाली होती है, उसमें आजीविका को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कृषि से संबंधित कुछ क्या है, तत्व है, घटक है। तो आप इनको एक बार नोट कर लो, फिर उसके बाद में अपन इस फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो अब अपन डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा।
तो डेफिनेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको सिंपल सी एक चीज जरूर याद रखनी है मेरी, परिभाषा किसकी, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की। देखो मेरी क्या बात थी कि नोट्स आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहना, क्योंकि ये नोट्स आपको लाइफ टाइम तक काम में आने वाले हैं। ये सारी चीजें फंडामेंटल्स चल रही है आपकी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है ना उसको पढ़ने की नींव, तो इन चीजों को आप अपने पास में जरूर से कवर करके रखिए। चाहे आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो इनके नोट्स बाद में बनाओ, लेकिन नोट्स साथ साथ आप प्रिपेयर करते रहो। ऐसा नहीं कि आज जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना उसके नोट्स आपको 10 दिन बाद में बना रहे हो, वो चीजें समझ में नहीं आएगी आपके। पहले लिखो उनको, फिर बाद में आप रिविजन साथ के साथ में करते रहो, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन की बात कर रहा था। तो देखो लास्ट में अपन ने पढ़ा कि खेती पर आधारित आजीविका प्रणाली, प्रणाली है ये, क्या है, सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसी प्रणाली, और ये किस पर आधारित है, खेती पर, मतलब मेनली कृषि पर आधारित है। तो ऐसी प्रणाली जो पूर्णतः मतलब कंप्लीटली कृषि पर आधारित होती है। मतलब ऐसी प्रणाली या ऐसा सिस्टम जो कंप्लीटली कृषि पर आधारित होता है तथा कृषि की कुछ गतिविधियों पर भी आधारित होता है, कृषि की कुछ गतिविधियों पर भी आधारित होता है, गतिविधियों पर भी आधारित होता है या होती है। समझने की कोशिश करना। ये कहना चाह रहा है कि ऐसी प्रणाली, ऐसा सिस्टम जो कि कंप्लीटली अपने एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और ये क्या करती है, कृषि की कुछ उत्पाद या गतिविधियों पर भी डिपेंड है। जैसे मैं बात करूं, जैसे पोल्ट्री फार्म, मशीनरी, उसके बाद में मैं बात करूं कि कोई एग्री एंटरप्राइजेस है, अपने कृषि से संबंधित कोई भी बिजनेस हो गया, उनके ऊपर डिपेंड होती है। और ये क्या करती है, ये आय व रोजगार का साधन होती है, आय व रोजगार का साधन होती है कि नहीं होती किसानों के लिए, बताओ। देखें, रोजगार का साधन होती है, आय और रोजगार का साधन होती है। बोलो, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम आय और रोजगार का साधन है कि नहीं है। अरे अपन ने अभी घटक पढ़े थे, तो घटकों के अंदर अपन ने देखा था कि किसान किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, किन किन तत्वों से, एग्रीकल्चर के किन किन तत्वों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वो आय और रोजगार का ही तो साधन था, किसान उसको प्रॉपरली तरीके से कर रहा है, लगातार कर रहा है अपने जीवन यापन करने के लिए। तो आय और रोजगार का साधन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये डेफिनेशन। अब मैं बात करता हूँ आपके किसकी, महत्व की बात करता हूँ, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का महत्व, या इंग्लिश में बात करें तो इम्पोर्टेंस। और ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का क्या महत्व है। देखो महत्व का मतलब क्या होता है, महत्व का सीधा सा मतलब ये होता है कि आखिर अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई अपन को इसको पढ़ने की, आखिर ये अपना किस प्रकार से योगदान देती है। तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है ना, ये किस प्रकार से लोग योगदान देती है अपना, तो इस चीजों को अपन शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं ना। तो देखो सबसे पहला चीज यहाँ पे कि जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा, भारत की जनसंख्या 70%, कितने परसेंट, 70% है ना, किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी चीज, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कैसे वो भी मैं बताऊंगा। कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कैसे, देखो समझो कच्चा माल कैसे उपलब्ध होगा। मान लो यहाँ पे कोई किसान है और ये उसका खेत है, अब यहाँ पे उसने गन्ने उगाए, गन्ने की खेती कर ली, ये लो सर गन्ने हो गए। अब यहाँ पे कोई बिजनेस, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है या मानो कोई भी फैक्ट्री है, और वो क्या कर रही है, चीनी का उत्पादन करने का काम कर रही है, मतलब चीनी बनाने का काम कर रही है। तो इस फैक्ट्री को चीनी बनाने के लिए गन्ने की आवश्यकता तो होगी ना, तो ये गन्ना इसको कहाँ से मिल जाएगा, इस किसान के खेत से मिल जाएगा, पास के पास में सारा काम हो गया कि नहीं हो गया। तो कच्चा माल कौन उपलब्ध करवाता है आपके, मैं बात करूँ तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि ये है ना आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम,
ये एक चीज बोलती है बेटा, ध्यान रखना कि किसान है ना वो केवल एक ही अपनी सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड ना रहे। यानी कि किसान केवल, अगर कोई किसान फसल उत्पादन कर रहा है, अगर कोई किसान फसल का उत्पादन कर रहा है तो वो केवल फसल उत्पादन ही न करे, उसके साथ साथ वो पशुपालन भी करे। यानी कि पशुपालन भी करे और साथ में अगर पॉसिबल हो तो वो मुर्गी पालन भी करे। मतलब एक से ज्यादा बिजनेस करे अपने एग्रीकल्चर में। इससे क्या होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों की आय क्या होगी, बढ़ेगी। और किसानों में जो ज्ञान है या जागरूकता है, किसान में ज्ञान है और जागरूकता, उसमें भी क्या होगी, बढ़वार होगी। होगी कि नहीं होगी, किसान बिल्कुल होगी। अगर वो मुर्गी पालन करेगा तो नई चीजों के बारे में सीखेगा, साथ में पशुपालन करेगा तो पशुओं के पालने की क्रियाएं वगैरह सीखेगा और सारी चीजें वो सीखेगा। उसके साथ में फसल उत्पादन करेगा, अगर कोई किसान पहले से नहीं कर रहा है तो फसलों को उगाना सीखेगा, सिंचाई कैसे करते हैं वो सीखेगा, बीज कैसे बोते हैं वो सीखेगा। तो मतलब नई ज्ञान और जागरूकता में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ पहले किसान को केवल और केवल फसल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, है ना। अब फसल खराब हो गई तो किसान के पास में जीवन यापन के लिए कुछ नहीं है। अब अगर किसान तीनों चीजों को एक साथ करेगा तो भाई इससे उत्पादन अपन को नहीं हो रहा तो पशुपालन तो देगा ही देगा ना, और मुर्गी पालन भी तो देगा ही। तो मतलब आय का क्या हो गया, स्रोत हो गया, आय में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ये कौन सिखाती है अपन को, ये फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम सिखाती है। फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम का मेन जो मोटिव है, मेन उद्देश्य है, वो यही है कि किसान जो जितने भी प्रणालियां है ना अपने एग्रीकल्चर से संबंधित, से मैंने बताया कि पोल्ट्री हो गया, पशुपालन हो गया, और उसी के साथ में हॉर्टिकल्चर से संबंधित यानी कि फल फ्रूट वगैरह सब्जियां वगैरह हो गई, ये सारी चीजें है ना, किसान इनको एकीकृत रूप में बोए, एकीकृत रूप में अपनाए। एकीकृत रूप मतलब सभी को कंबाइंड रूप में बोए। जैसे कोई खेत है किसान के पास में, है ना, ये खेत है तो इस खेत में है ना इतनी सी एरिया के अंदर तो किसान ने क्या कर लिया, पशुपालन कर लिया, ठीक है। इतनी सी एरिया में किसान ने मुर्गी पालन का बिजनेस कर लिया। इस एरिया के अंदर किसान ने अपनी डेयरी खोल ली, और इस एरिया के अंदर किसान ने क्या किया, फसल का उत्पादन किया। और इस एरिया के अंदर किसान ने क्या कर दिया, मधुमक्खी पालन कर दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, फसल वगैरह, सब्जियां वगैरह, फल वगैरह, फूल वगैरह, मसाले वाली फसलें उगा दी। तो देखो एक ही खेत के अंदर सारा चीजें समायोजित हो गई कि नहीं हुई, सम्मिलित हुई कि नहीं हुई। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब हॉर्टिकल्चर का सीजन आएगा, मतलब फलों का सीजन आएगा, तो किसान यहाँ से फल बेच सकता है, ठीक है। मुर्गी पालन, अगर कोई ऐसा कोई बिजनेस वाला जिसको मुर्गियां चाहिए तो किसान यहाँ से मुर्गियां बेच सकता है। नेक्स्ट में बात करूँ, यहाँ से डेयरी का बिजनेस कर रहा है तो डेयरी से बिजनेस से भी आय मिलेगी उसको। नेक्स्ट यहाँ पे फसल उत्पादन कर रहा है, जैसे गेहूं की फसल लगाई लाइकली, तो फसल को वो बाजार में जाके बेचेगा तो यहाँ से आय मिलेगी उसको। मतलब आय के स्रोत क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आजीविका प्रणाली में क्या होता है, सुधार होता है। ये कौन बताती है अपन को, फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। और अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तीसरे पॉइंट की, कच्चा माल मिल जाता है। तीसरे पॉइंट है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती है। रेड मार्क का यूज नहीं करेंगे। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है। कैसे देती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान कैसे देगी, जैसे किसान ने यहाँ पे क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया। अब वो गेहूं बाहर कई देशों में भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किया जाएगा। तो ये क्या है, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही है। मतलब जो देश है ना उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, कि बाहर इंपोर्ट करना, वापस मंगवाना, है ना, ये सारी चीजें किस में आती है, देश की अर्थव्यवस्था में आती है। मतलब देश का एक अहम पहलू है। कौन है आपके, एग्रीकल्चर मान लो, चाहे फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम मान लो। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी ये अपना योगदान देती है, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। ये मैंने लिख दिया, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है। और ये बताती है कि सारे कंपोनेंट्स का सही से उपयोग करो, ठीक है। ये क्या बताती है कि सारे कंपोनेंट्स का सही से उपयोग करो, सुगमता से उपयोग करो, ये बताती है। तो ये भी मैंने बता दिया यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट है कि भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो ये वाला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य आय का स्रोत होता है। मैंने बताया किसानों के लिए ये क्या होता है, मुख्य आय का स्रोत होता है। किसान इसी की वजह से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो ये इंपोर्टेंस का अपना टॉपिक है ना, ये कंप्लीट हो गया है बेटा, ठीक है। इंपोर्टेंस का कंप्लीट हो गया टॉपिक। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो। अब देखिए, अब अपन बात करने वाले हैं कि जो आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो, उद्देश्य की अपन बात करेंगे, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। या कि जो फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम है ना,
ये क्यों जरूरी है अपने लिए, ऐसा क्या क्या करता है, इनकी वजह से क्या क्या हुआ, ये उद्देश्य। और ये जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है ये किन चीजों पर जोर देती है, ये अपन देखने वाले हैं किनमें, उद्देश्य में, ऑब्जेक्टिव्स में। मतलब जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है आपके, कौन सी है, खेती पर आधारित आजीविका प्रणाली, इसको लाइवलीहुड बोलते हैं, वैसे मैं लाइवलीहुड बोलता हूँ इसको, है ना। खेती पर आधारित लाइवलीहुड सिस्टम मतलब खेती पर आधारित आजीविका प्रणाली है। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, अपन इसको क्यों करते हैं, ये जो आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है ये आपको क्या बताना चाह रही है यहाँ पे उद्देश्य के अंदर, ये क्या, इनका क्या पर्पस होता है, क्यों अपन इसको बार बार पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट अपने क्यों चला। तो अब सारा निचोड़ यहाँ पे, जो चीजें आपको समझ में पहले नहीं आई थी ना, वो सारी की सारी यहाँ पे समझ में आ जाएगी, पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें समझ में आएगी। देखना पहला पॉइंट यहाँ पे लो आप, कि ये किसानों की आय को बढ़ाती है, बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती, बताओ। किसानों की आय को बढ़ाना, इसका पहला उद्देश्य है, आय को बढ़ाना। आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का पहला उद्देश्य है कि किसानों की आय को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएगी, वो भी मैंने बताया। ये बताती है कि जितने भी जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे मैं बात करूँ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में, एग्रीकल्चर से संबंधित फसल उत्पादन, मुर्गी पालन, पशुपालन, इनको कंबाइंड रूप में लगाओ, तो इससे क्या होगी, किसानों की आय बढ़ेगी। नेक्स्ट है, किसानों हेतु रोजगार का कार्य करती है। ये कहते हैं किसानों के लिए रोजगार का कार्य करती है। कैसे, तो देखो, किसानों के लिए रोजगार का ये कार्य कैसे करेगी, जैसे किसान है वो पशुपालन करेगा, मछली पालन करेगा, मुर्गी पालन करेगा, तो ये किसानों के लिए क्या है, उसका किसान का खुद का बिजनेस हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, मतलब किसान को क्या मिल रहा है, उससे रोजगार मिल रहा है, उसको कार्य करने का मौका मिल रहा है। तो मतलब किसानों हेतु रोजगार का कार्य कौन करती है, आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ये फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है ना बेटा, इसको एग्रीकल्चर ही मानो आप, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का दूसरा रूप ही मान लो, ठीक है। यही आपकी फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड है। तीसरी पॉइंट इसमें लिखना कि कृषि और, तीसरा पॉइंट ये है कि कृषि को और ज्यादा लाभदायक बनाती है, ये पॉइंट लिखा हुआ है ना आपके सिलेबस में, कृषि को और भी ज्यादा, और भी ज्यादा लाभदायक बनाती है। लाभदायक कैसे, इनकम वाला एग्जाम्पल यहाँ पे उठा के डाल दो। कैसे, यानी कि कोई भी भूमि है, कोई भी भूमि का टुकड़ा है, उसका पूरा उपयोग हो जाता है। मतलब कोई भी भूमि का टुकड़ा है, उसमें पहले तो किसान केवल और केवल फसल उत्पादन कर रहा था, अब जलवायु परिवर्तन के कारण, मौसम परिवर्तन के कारण अगर फसल खराब हो गई तो किसान को भारी नुकसान होता था। तो इसलिए ये क्या करती है, किसानों को बताती है कि आप अलग अलग सोर्स भी अपनाओ साथ के साथ में, ए ऑप्शन कंप्लीट ना हो तो बी ऑप्शन पे डिपेंड हो जाओ कंप्लीट, बी नहीं हो तो सी पर हो जाओ। तो ये किसानों की जो कृषि की भावना है उसको और ज्यादा लाभदायक बनाती है, कृषि को और भी ज्यादा इंपोर्टेंस देती है, लाभदायक बनाती है, ठीक है। चौथा नंबर का है कि कृषि संसाधनों का कुशल उपयोग करवाती है। कैसे, कृषि संसाधनों, पुस्तक में अब समझ में आ जाएगा, घटकों का कुशल उपयोग करवाती है। कैसे, देखो समझो, कृषि के अंदर घटक कौन कौन से थे ये बताओ आप, एनिमल हस्बेंड्री था, पशुपालन था, मुर्गी पालन था, पोल्ट्री फार्म था, सारी चीजें थी। तो इनका कुशल उपयोग करवाती है, ये बताती है कि सारी चीजों का आप एक ही जगह यूज करो अच्छी तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से यूज करो, ताकि आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिले, साथ में आय भी, आपकी इनकम भी ज्यादा हो। ये कौन बताती है, ये आपकी फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम बताती है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि कृषि संसाधनों का कुशल उपयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट, कि खाद्य सुरक्षा अपन को क्या देती है, ये प्रदान करवाती है, खाद्य सुरक्षा प्रदान, खाद्य सुरक्षा प्रदान करवाना। कैसे, समझना। अब ये सीधा सीधा बार बार बोल रही है कि किसानों को कि आप एक ही सोर्स पर इनकम के लिए डिपेंड मत रहो, आप अलग अलग सोर्स लगाओ, ठीक है। तो किसान क्या करता है, पहले फसल उत्पादन कर रहा था, फिर उसने हॉर्टिकल्चर से संबंधित भी सारी चीजें कर ली। कैसे,
या पहले हॉर्टिकल्चर कर रहा था ये मान लो, फिर बाद में उसने फसल का उत्पादन भी किया, और फसल उत्पादन किया तो फसल का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आया, और उसको बेचा उसने, गेहूं वगैरह लगाए, बाजरा वगैरह लगाए, सरसों वगैरह लगाए, उनको बेचा किसान ने। तो बेचने के बाद में क्या हुआ, बहुत ज्यादा अपने पास में जो अपने देश की अर्थव्यवस्था है ना, उनके पास में या देश में क्या हो गया, गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, बाजरा भी अच्छा खासा मिल गया। तो आने वाले भविष्य के अंदर मान लो कोई भी गड़बड़ होती है, जैसे मैं बात करूं आने वाले भविष्य के अंदर अकाल पड़ गया, तो अकाल पड़ने के टाइम पर अपने पास में इतना सोर्स तो है कि अपन कुछ खा सके। ये कौन प्रोवाइड करवा रही है अपन को, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करवा रही है। नेक्स्ट में बात करूँ तो फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम प्रोवाइड करवा रही है, मतलब अपन को क्या दे रही है, एक बढ़िया खाद्य सुरक्षा दे रही है कि आने वाले टाइम में भाई साहब कुछ भी हो जाए ना तो हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 पॉइंट हो गए, तो 6वां पॉइंट भी लिखो कि एक ही फसल पर डिपेंडेंसी को कम करती है कि नहीं करती बताओ। तो एक ही फसल पर निर्भरता बोल दूं या डिपेंडेंसी बोल दूं, एक ही फसल पर निर्भरता डिपेंडेंसी को कम करना, इसका क्या है एक और ऑब्जेक्टिव है कि एक ही फसल पर डिपेंड मत रहो, ये भी बताती है कौन, आपके फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। नेक्स्ट, एकीकृत प्रणाली पर जोर देती है। अब ये समझना ये क्या होती है एकीकृत प्रणाली, तो इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम। और ये क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कैसे देखो मैं बताऊंगा, पर जोर देती है। देखो पहले इस वर्ड को समझो पूरे को, इंटीग्रेटेड प्रणाली पर ये बताती है कि आप है ना सारी चीजों को मिक्स्ड करके बो, सारी चीजों को मिक्स्ड करके लगाओ, सारी चीज जो जितने भी घटक है आपके एग्रीकल्चर के उनको मिक्स्ड तरीके से उपयोग में लो। तो ये एकीकृत क्या करनी है, प्रणाली का काम कर रही है, एक जगह जोड़ने का कार्य कर रही है। अब देखो मैं बता रहा था आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होते हैं आपके एग्जाम में। आपको डायरेक्टली पूछ ले क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आपके आता है लगभग मेरे हिसाब से 3 नंबर का आता है या 5 नंबर का, दो में से एक हो सकता है। ठीक है, तो उद्देश्य ऐसे पूछ लिया कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का आपका पेपर, तो उसमें पूछ लिया कि इस खेती पर आधारित आजीविका प्रणाली के क्या उद्देश्य हैं या उद्देश्य बताइए। तो फिर आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, और ये डायरेक्टली ऐसे ही नहीं लिखने हैं, आपको सबसे पहले पॉइंट लगाना है किसानों की आय को बढ़ाना, फिर पॉइंट लगा के फिर उसमें लिखो कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम किसानों की आय को बढ़ाने में अपना अहम योगदान देती है, किस प्रकार से देती है वो भी आप लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट लगाओ यहाँ पे किसानों हेतु रोजगार का कार्य करती है, कैसे करती है वो भी आप लिखो। तीसरा पॉइंट लगाओ ये वाला, फिर इसके आगे लिखो। चौथा पॉइंट ये वाला लगा दो। ऐसे आपको लिखना है, मतलब डिटेल्ड रूप में आपको लिखनी है। ये तो मैंने शॉर्ट रूप में यहाँ पे लिखवाया, शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप जब पढ़ो ना तो केवल आपको पॉइंट पॉइंट अच्छे से याद हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है आपके उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन देखने वाले हैं कि जो अलग अलग राज्य है ना, इनके अंदर अपने एग्रीकल्चर की क्या क्या स्थिति है, मतलब किस राज्य में क्या चीज होती है एग्रीकल्चर से संबंधित, मतलब विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राज्यों में कृषि की स्थिति, कृषि की स्थिति। देखो सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे यूपी को, इसको यूपी, उत्तर प्रदेश। तो देखो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में ये मार्कर दिख जाएगा क्या आपको, ये ब्लू वाला, ब्लैक वाला लेता हूँ। यूपी में क्या होता है, देखो सबसे पहले यूपी के अंदर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, मतलब सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, हिंदी में भी लिखूंगे दूध उत्पादन। नेक्स्ट देखो दूसरे नंबर पर आप लो यूपी, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट और लिखो, गेहूं का उत्पादन भी सबसे ज्यादा यही होता है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट यूपी के बाद में, यूपी हो गया ना, फिर पंजाब और हरियाणा ले लो, पंजाब प्लस हरियाणा। तो कृषि में क्या स्थिति रही है, तो देखो पंजाब और हरियाणा में ये क्या है, अन्न का कटोरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अन्न का कटोरा।
पंजाब और हरियाणा को। इनमें जो अन्न होता है ना अपना खाद्यान्न वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट में बात करूं कि हरित क्रांति की शुरुआत थी ना वो भी यहीं से हुई थी। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आई थी? 1960 में की शुरुआत यहीं से हुई। इस शुरुआत कहां से हुई थी? आपके पंजाब और हरियाणा से हुई थी। तो अन्न का कटोरा किसे बोलते हैं? पंजाब और हरियाणा को। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो बात करें तो पंजाब एंड हरियाणा से। नेक्स्ट में बात करता हूं तीसरा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें देखो जो अनार अनुसंधान संस्थान है वो पुणे के अंदर है, पुणे महाराष्ट्र में। अंगूर अनुसंधान संस्थान वो आपके नासिक महाराष्ट्र वगैरह ये है ना, नींबू वगैरह के। तो अनार प्लस में लिख लो अनार हो गया, अंगूर उत्पादन। अनार और अंगूर उत्पादन क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद में 4 नंबर पर लिखो आप एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को बोलते हैं बेटा सोया स्टेट बोलते हैं। सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है इसको, ये ध्यान रखना, ये बड़ा सोया स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन क्या होता है? ज्यादा होता है। सोयाबीन ज्यादा मिलती है अपन को, सोयाबीन उत्पादन हाई। सोयाबीन उत्पादन क्या होता है? ज्यादा होता है इसमें, एमपी में। साथ में एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आपको दालें और तिलहन भी ज्यादा मिलेगा। दालें प्लस तिलहन ये भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं आपके गुजरात की। किसकी बात करूंगा? 5वें नंबर पर गुजरात की बात करता हूं। देखो गुजरात में क्या होता है? गुजरात में मूंगफली अनुसंधान संस्थान है। कहां पर है? जूनागढ़ गुजरात में मूंगफली अनुसंधान संस्थान। तो मतलब मूंगफली का उत्पादन यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। मूंगफली उत्पादन क्या होता है? हाई होता है। और अमूल डेयरी का नाम सुना है? ये कहां पर है? गुजरात के अंदर है, आनंद गुजरात में। तो एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट तो करनाल में गई ना, एनडीडीपी हो गई, अमूल हो गई, ये भी कहाँ है? आपके गुजरात में है। नेक्स्ट में बात करता हूँ बेटा 6 नंबर पर राजस्थान। आप नो प्यारो राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में देखो, राजस्थान में क्या है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर बाजरा, साथ में सरसों, साथ में ही चना, ये क्या होते हैं? ये ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट ये सुकाशनशील अपन बात करें तो क्या है? राज्य है सुकाशनशील। तो यहाँ पे सुकाशनशील किसमें क्या है? सबसे ज्यादा है। सुकाशनशील वैरायटी, सुकाशनशील वैरायटीज बहुत ज्यादा है। इतना ही आपको ध्यान रखना है राजस्थान के बारे में। एक और छोटा सा मैं राज्य ले लेता हूँ एक और, तो केरल। केरल में क्या होता है? नारियल सबसे ज्यादा होता है। मतलब कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आप जितने भी जो स्टेट आते हैं ना उनमें क्या क्या चीजें ज्यादा हो रही है, उन चीजों के बारे में ही केवल याद रखो। तो मैंने यहाँ पे मोटा मोटा तो यहाँ पे बता दिया है आपको। और फिर भी अगर कुछ चीजें छूट जाती है तो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो देखो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको ये बताना है कि ये क्लास आपको कैसे क्या लगी, समझ में आया कि नहीं आई। फर्स्ट क्लास था आपके डेमो के रूप में, डेमो क्लास के रूप में डलेगी ये। तो इनमें ये बताना है कि कौन सी जगह आपको समझ में नहीं आया। पहली चीज तो ये बता देना। दूसरी चीज समझ में आई हो तो आप यस का कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते हो, क्लास तो को देख लेते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कमेंट करके बताना है ताकि हमें भी पता लगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।